एकदम सेम चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं बार बार, है ना। क्या यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर लगा रहे हैं फ्रिक्शन, यहाँ लेफ्ट है, लेफ्ट से आप राइट की ओर इस और फ्रिक्शन लगा रहे हैं, तो वो क्या होगा, राइट से लेकर लेफ्ट की ओर वहाँ फ्रिक्शन लगेगा, मतलब कि जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, if you push from right to left, the force of friction act from left to right, you know well. The above two activities show that the force of friction always opposes the motion of an object. आप ये दो एक्टिविटीज़ पढ़े, इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे देख सकते हो क्या पता चला कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कि जो फोर्स होता है फ्रिक्शन का, वो हमेशा ऑब्जेक्ट को अपोज करता है, मतलब कि उसका विरोध करता है, जिस तरह से आप बोल सकते हो ना, अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के मोशन को वो रोकता है, रोकने में हेल्प करता है। ठीक है। और यहाँ पे दो क्वेश्चन है, मतलब कि दो पॉइंट दिया हुआ है, क्वेश्चन है पॉइंट है, इट टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इससे क्या होगा कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो उसको रोकने का कोशिश करेगा, पहला। दूसरा क्या है, इट ऑल्सो टेंड टू प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लेते स्टेशनरी है, मतलब कि रुका हुआ एक जगह पे स्थायी है, तो वो जो है मूव कर सकता है। ठीक है। ये दो पॉइंट हम लोगों ने इससे कंक्लूजन निकाला। ओके, वी कैन देयरफॉर डिफाइन फ्रिक्शन एज, हम लोग इससे पता कर सकते हैं कि हम लोग फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट और प्रिवेंट्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग। फ्रिक्शन जो है एक ऐसा फोर्स है जो स्लो करता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, और वो प्रिवेंट करता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? सो यू कैन मार्क हेयर एंड हेयर। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, व्हाट काउजेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है क्या करता है ना। तो यू हैव सीन दैट फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। आप लोगों ने फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो ये आपको पता होगा कि टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ा होगा, तो पता होगा कि हमारे पास दो तरह का फोर्स होता है, पहला होता है कॉन्टैक्ट और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स आपको पता ही होगा, जो ऐसा फोर्स लगे जो क्या हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हो, और ऐसा फोर्स लगे जिस वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ना हो। तो फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स है, तो वो जो है फ्रिक्शन वो कांटेक्ट फोर्स है। ऐसा क्यों है कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि ये कांटेक्ट में होकर होता है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि इट इज़ अ रोड, मतलब कि ये जो है हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक हम रोड बना रहे हैं। ओके, दिस इज अ रोड, एंड इफ इट इज अ रोड देन या इस पे एक हम चक्का बना देते हैं, जैसे कि ये एक चक्का बना दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कोई व्हील है, कि ये क्या है, ये एक व्हील है जो इस पे मूव कर रहा है। तो बताइए, इस पे भी फोर्स लग रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये अटैच्ड है, तो ये क्या है, कॉन्टैक्ट में है। अगर व्हील जो है कॉन्टैक्ट में ना हो रोड के, तो क्या वो व्हील चल पाएगा? एकदम नहीं चल पाएगा, है ना, वहीं पे स्टेशनरी ही रह जाएगा। ठीक है, तो यही बता रहा है कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये एक यहाँ पे दिया हुआ एक्टिविटी टू दिया हुआ है, मेकिंग अ मॉडल। इसमें एक मॉडल दिया हुआ है, मतलब कि इसमें टेस्ट करके बता रहा है बस कि कैसे यहाँ पे मतलब कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, मतलब कि टेस्ट कर रहा है कि फोर्स कैसे लग रहा है। तो यू हैव टू रीड इट ओके विथ योर सेल्फ, आपको ये खुद एक्टिविटी पढ़ना होगा। ओके, तो पढ़ लीजिएगा, इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्या है, It acts when one force moves or tries to move over another surface. ठीक है, ये एक्ट कैसे कर रहा है, जब एक सरफेस जो है मूव कर रहा है और ट्राई कर रहा है कि दूसरा सरफेस में जो है वो मूव करे। ऑब्जर्व दी सरफेस ऑफ अ टेबल विथ अ पावरफुल मैग्नीफाइंग लेंस। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी जो दिया था उसमें बता रहा है कि वहाँ पे जो टेबल है उसको एक पावरफुल मैग्नीफाइंग लेंस से हमें देखना है। You will notice that it is rough and has very small irregularities.
इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एंड रीजेस। यानी कि अगर आप यहाँ पे बोल रहा है कि आपको नोटिस करना है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे इस टेबल पे, तो टेबल पे एकदम हाई मैग्नीफाइंग लेंस से आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो if you are going to see, then you will find that there is a very small irregularities। मतलब कि इरेगुलर है, कहीं कुछ शेप है कहीं कुछ शेप है, जैसे कि कहीं पे ऐसे है कहीं ऐसे, मतलब कि ऊपर नीचे इस टाइप का, मतलब कि अप एंड डाउन टाइप का होगा। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि ये ग्रेवल ये सब देखे, तो इस टाइप का मतलब कि इरेगुलर शेप, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, अगर मान लेते हैं कि इस टाइप का, ठीक है। जैसे कि आप ऊढ़ा खावर रोड देखे हो ना, तो कच्चा रोड जहाँ पे होता है तो वहीं पे इस तरीके से होता है, उसी टाइप का आपको दिखेगा यहाँ पे जब आप हाईली मैग्नीफाइंग लेंस से देखोगे तब। You can see the grooves and ridges more clearly on very rough surface such as that of sandpaper। जैसा कि सैंड पेपर होता है उसी तरह आपको एकदम रफ सरफेस दिखेगा वहाँ पे। When वन सरफेस मूव्स ओवर अनदर, जब एक सरफेस जो है होता है वो दूसरे सरफेस के ऊपर अगर चलेगा, मतलब कि दिस ग्रोव्स एंड रिजेस गेट काउट अप विथ ईच अदर एंड स्लो डाउन द मोशन। देन दोनों एक दूसरे से मतलब क्या होगा, लगरा जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा कि वो स्लो हो जाएगा, मतलब कि उसका मोशन जो होता है वो धीरे हो जाएगा। दिस काउजेस फ्रिक्शन, और यही कारण है कि वो फ्रिक्शन करता है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक है इस तरीके से, एक कोई ऑब्जेक्ट है और उसका जो ये है यहाँ पे ऐसे है, फिर इस टाइप का, मतलब कि दोनों एक दूसरे से यहाँ पे कांटेक्ट में आ जा रहा है और इरेगुलर शेप हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी कारण जो है फ्रिक्शन लगता है। मतलब कि अगर मान लेते हैं आप गांव या फिर कहीं पे गए होंगे जहाँ पे कच्चा हाउस होगा, तो वहाँ पे कोई भी ऑटो हो बस हो या कुछ भी हो, तो उसको चलने में वहाँ पे हल्का धीरे धीरे चल पाता है। मतलब कि एकदम जहाँ पे अगर हम इफ़ वी आई टॉक अबाउट स्मूथली रोड, देन यू कैन फाइंड दैट देयर इन स्मूथ रोड यू कैन ट्रेवल एनीथिंग्स इन अ वेरी फ्लुएंट वे, मतलब कि इन अ वेरी फास्ट, ये फास्ट एकदम चला जाएगा। बट इफ़ यू आर गोइंग टू टेक साइकिल और यू आर मूविंग इन अ कच्चा रोड, देन व्हाट यू विल फाइंड दैट योर बाईसाइकिल विल बी स्लो, है ना, ये हो जाएगा। सो यही यहाँ पे बोल रहा था। ओके, आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। This means that smoother a surface is, the lesser will be the fraction। इसका मतलब क्या है कि जितना स्मूथ होगा, जितना स्मूथ सरफेस होगा, उतना कम फ्रिक्शन लगेगा। ये तो एकदम क्लियर बात है ना। To see if this is true, you will need to measure the force of friction। अगर आपको ये देखना है तो आपको मेजर करना पड़ेगा किस चीज़ को, तो फोर्स को मेजर करना पड़ेगा। We can easily do this by using a spring balance। हम इसे easily कर सकते हैं spring balance का यूज़ करके। तो हम ये spring balance का यूज़ करने वाला हम बता दे रहे हैं। ओके, ये वाला I am going to explain you। क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस दैट मेजर फोर्स। ये तो आपको पता ही होगा कि आप फोर्स पढ़े ही होंगे, है ना। तो फोर्स क्या करता है, स्प्रिंग बैलेंस जो है एक ऐसा डिवाइस है जो मेजर करता है फोर्स को। इट यूजेस द प्रिंसिपल दैट द ग्रेटर द फोर्स, द ग्रेटर इज द एक्सटेंशन दैट द फोर्स प्रोड्यूसेस इन अ कॉइल्ड स्प्रिंग। मतलब कि यहाँ पे ये यूज़ किस चीज़ को करता है, तो एक प्रिंसिपल को यूज़ करता है। वो प्रिंसिपल क्या है कि जितना ज़्यादा फोर्स रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका एक्सटेंशन ऑफ द फोर्स, मतलब कि वो फोर्स का जितना एक्सटेंशन होगा वो होगा, मतलब कि जो स्प्रिंग होगा उतना ही वो हल्का नीचे जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग। ये कॉइल्ड स्प्रिंग का बना हुआ होता है विथ अ पॉइंटर अटैच टू इट। इसमें एक पॉइंटर लगा हुआ होता है, ठीक है, अटैच्ड होता है। एज द स्प्रिंग इज स्ट्रेच, जैसे ही स्प्रिंग जो है स्ट्रेच होगा मतलब कि खींचा जाएगा, द पॉइंटर मूव्स ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। तो वो पॉइंटर जो होता है एक स्केल पे, ग्रेजुएटेड स्केल पे मूव करता है। यू कैन सी हेयर, दिखा दे रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे भी स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो यू कैन सी हेयर, ये क्या है, यहाँ पे ऊपर में नंबर दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ फोर्स पता चल रहा है हमें, है ना। तो यही है कि जितना जाएगा उतना, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक कलर का ऐसे डॉट डॉट दिया हुआ था।
है ना। तो द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो ये रीडिंग जो है मैग्नीट्यूड का, ये हमें फोर्स को बताता है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, जितना मैग्नीट्यूड होगा कि फोर्स कितना ज़्यादा है। ओके, नाउ मूव्स टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट बिटवीन अ स्मूथ सरफेस एंड अ रफ सरफेस। एक स्मूथ सरफेस है और एक रफ सरफेस है ना। एक यहाँ पे स्मूथ सरफेस है और ये एक रफ सरफेस है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक व्यूज ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट में माइक्रोस्कोप से देखा गया है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है। यहाँ पे क्या देख रहे हो, कॉन्टैक्ट बिटवीन टू स्मूथ सरफेसेस। ये भी स्मूथ सरफेस और ये भी स्मूथ सरफेस है ना, तो यही इसका डिफरेंस बता रहा था। अब डू यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाई अ बॉल रोल्ड on a smooth surface will travel a longer distance before coming to rest than when rolled over a rough surface। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कैसे कोई भी बॉल को अगर तुम रोल करते हो स्मूथ सरफेस पे तो वो बहुत ज़्यादा दूर जाता है, लेकिन उसी बॉल को अगर तुम रोल करोगे कहाँ पे, एक रफ सरफेस की जगह पे, तो वो क्या होगा, वो तुरंत रुक जाएगा, मतलब कि स्लो डाउन जल्दी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी 3 दिया हुआ है, ए एंड बी। यहाँ पे आप देख सकते हो, देख लिए होंगे। यहाँ एक एक्टिविटी 1, एक और एक्टिविटी है जो डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑन हाउ हार्ड द सरफेस प्रेस टुगेदर, मतलब कितना सरफेस जो होता है वो कितना हार्ड होता है, कितना ये। तो यू हैव टू रीड दिस एक्टिविटी विथ योर सेल्फ। ओके, अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। तो फ्रिक्शन इज मोर व्हेन यू प्रेस डाउन बिकॉज द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द सरफेस ऑफ अ ब्रिक एंड द फ्लोर। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ क्या बोल रहा है कि फ्रिक्शन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। कब होगा ज़्यादा, जब यहाँ पे आप ज़्यादा उसको प्रेस करोगे, ठीक है। इफ़ यू आर प्रेसिंग अ लॉट देन देयर विल बी मैनी फ्रिक्शन, मतलब कि देयर विल बी इन अ हाई अमाउंट फ्रिक्शन विल बी देयर। ओके, ये होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरलॉक हो जाता है इरेगुलरिटीज़, इसीलिए। तो जैसे कि आप अगर ब्रिक और फ्लोर पे लगा रहे हो तो उसमें भी आप फाइंड कर सकते हो, है ना। इंक्रीज व्हेन यू प्रेस दी टू सरफेस हार्डर टुगेदर। तुमको यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीज करना है जब अगर कभी भी आप प्रेस करोगे दो सरफेसेस के बीच हार्डर के, तो यू कंक्लूड दैट, तो इसमें से आप दो चीज़ देखोगे। पहला क्या देखोगे, कि पहला देखो आप क्या देखोगे, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। यानी कि फ्रिक्शन जो है डिपेंड किस चीज़ पे करेगा, कि नेचर क्या है, मतलब कि जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, जिसके कॉन्टैक्ट में वो चल रहा है, ठीक है, उसका ये नेचर क्या है, ये रफ है कि स्मूथ है कि कुछ और है, पहला चीज़ है। दूसरा क्या, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ये कितना केजी का है, इसका कितना मास है, मान लेते हैं ये 10 केजी का है ना। और कोई जो है यहाँ पे ये जो है एक ऑब्जेक्ट है, ये कितने केजी का है, ये 2 केजी का है मान लेते हैं। तो मास किसका ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा बड़ा होगा, तो एब्सोल्युटली ये 10 केजी वाला होगा, है ना, ज़्यादा उसका मास होगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कि यही बोल रहा है कि कंक्लूजन निकला है हम लोग का। तो दीज आर सम ओरल क्वेश्चन, यू कैन सी हेयर, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो आप देख लेना। इसके आगे हम लोग चलते हैं, फ्रिक्शन इन डेली लाइफ। तो हम लोग कुछ यहाँ पे फ्रिक्शन पढ़ेंगे जो हमारे डेली लाइफ में होता है। तो पहला क्या है, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है उसका एडवांटेज क्या है ना। तो पहला एडवांटेज देखो, इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू वॉक विदाउट फ्रिक्शन। ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि हम बिना फ्रिक्शन के चल सकें। इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आवर
feet or shoes and the ground, that we are able to walk by pushing our feet against the ground. अगर हम लोग चलते हैं किसी भी ग्राउंड पे तो क्या अगर हम पैर से चलते हैं तो हमारे फिट जो है वहाँ भी फ्रिक्शन लगता है. अगर हम शूज़ पहने हुए हैं तो हमारे शूज़ में भी फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण हम लोग आगे की ओर जाते हैं लेकिन हमारा फ्रिक्शन जो है पीछे की ओर लगता है और हम लोग अच्छे से चल पाते हैं, है ना. ग्राउंड के अगेंस्ट हम लोग चल पाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से. विदाउट फ्रिक्शन वी वुड स्लिप एज सुन एज वी ट्राई टू वॉक. बिना फ्रिक्शन के हम लोग क्या हो सकते हैं, फिसल सकते हैं, है ना. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस और ऑन अ वेरी स्मूथ एंड पॉलिश फ्लोर. ये आपको पता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है अगर आप आइस पे चलना चाहते हो तो, या फिर स्मूथ सरफेस पे या फिर पॉलिश्ड फ्लोर पे. ठीक है. दिस इज़ बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द शूज़ एंड दिस सरफेसेस इज़ वेरी लिटिल. और इसीलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन जो है शूज़ और सरफेस के बीच अगर कम हो. जैसे कि अगर मान लेते हैं कि घड़ी पे आप लोग देखोगे कि मान लेते हैं कभी कभी फ्लोर है, ठीक है ना. तो फ्लोर पे मान लेते हैं कि कभी कभी ये फ्लोर है तो कभी कभी ऑयल गिर जाता होगा आपसे, है ना. हाँ, तो अगर ऑयल गिर जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इस पे चलोगे, अगर आप इस पे चलोगे तो क्या होगा, आप डायरेक्टली फिसल जाओगे, यानी कि स्लिप कर जाओगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं. उसी तरह आप आइस पे भी चलोगे तो सेम होगा. जस्ट लाइक बहुत लोग स्केटिंग करते हैं, है ना. तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है. अब यहाँ पे दूसरा क्या है जो आप देखो, ये पहला आप आई होप सो कि यू हैव बीन अंडरस्टैंड इट वेल. ये वाला आप अच्छे से समझ गए होंगे. अब हम लोग दूसरा चलते हैं, ठीक है, दूसरे पे. तो दूसरा क्या बोल रहा है कि cars and buses are able to move safely on the road because of friction between the treaded tires and the surface of the road. अगर हम बात करते हैं कार और बसेस की, तो कार और बसेस कैसे मूव कर पाते हैं, ये इसलिए मूव कर पाते हैं अच्छे से क्योंकि आप यहाँ पे टायर देख रहे हो. आर यू सीइंग ना टायर, यहाँ पे रेड डॉट हम किए हुए हैं, ठीक है. तो यहाँ ये आपका टायर देख सकते हो कितना सारा इसमें ये लगा हुआ है, रफली टाइप का है. तो ये यही है, मतलब कि जो टायर का ट्रेड है इसी कारण ये जो बस है अच्छे से चल पाता है, ठीक है. यहाँ पे ज़्यादा मतलब कि इन अ वेरी मीडियम, मतलब कि मीडियम में यहाँ पे लगता है फ्रिक्शन, ठीक है. यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगता, ऐसा कोई बात नहीं है. फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो ये कार चल ही नहीं पाएगा. ओके. आगे दूसरा हो गया. तीसरा देखो क्या है, ब्रेक्स ऑन साइकिल्स और अ कार वर्क बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. अगर ब्रेक्स देखते हो साइकिल में, ठीक है, या फिर कार में, तो वो भी फ्रिक्शन के कारण ही काम करता है. व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाई द शूज ऑफ द ब्रेक्स रब अगेंस्ट द व्हील्स. जब ब्रेक अप्लाई होता है तो उसका जो शूज होता है वो उसके व्हील्स के अगेंस्ट में चला जाता है, ठीक है. और इससे हम लोग क्या करते हैं बताइए, इससे हम लोग फ्रिक्शन जो होता है ज़्यादा हल्का ज़्यादा लगता है, जिसके कारण हमारा कार जो होता है वो ब्रेक ले सकता है अच्छे से, ठीक है. दी आप यहाँ पे नेक्स्ट में चलो. द फ्रिक्शन बिटवीन दैम रिड्यूस द स्पीड. जो फ्रिक्शन इस यहाँ का होता है वो इस रिड्यूस कर देता है इसकी स्पीड को. ओके. उसके बाद क्या है, इट वुड नॉट बी possible to light a matchstick by rubbing it against the matchbox if there was no friction. अगर कोई फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो क्या हम मैच स्टिक को जला पाएंगे, नहीं जला पाएंगे. वही यहाँ पे बोला गया है, ठीक है. नेक्स्ट है, you would not be able to write on a paper without friction between the pencil or pen and paper. ठीक है. आप बिना फ्रिक्शन के पेन से या फिर पेंसिल से आप नहीं कॉपी पे लिख सकते हो, ना पेपर पे, ना किसी भी चीज़ पे आप नहीं लिख सकते हो बिना फ्रिक्शन के, ठीक है. नाइदर कुड योर टीचर राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड. ना ही आपके टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं, ठीक है. उसके बाद क्या क्वेश्चन है, फ्रिक्शन काउजेज नेल्स एंड स्क्रूज टू होल्ड ऑन द वॉल्स. फ्रिक्शन क्या करता है, नेल्स को और स्क्रूज को अच्छे से वॉल्स पे क्या करता है, उसको अच्छे से होल्ड करके रखता है, ठीक है. तो दीज वॉज एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, है ना. तो ये सब फ्रिक्शन का एडवांटेजेस था. सो
हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में विथ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. ओके, सो थैंक यू फॉर इट एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन इट. और अगर आपको चाहिए कि कोई और चैप्टर इफ़ यू वांट देन कमेंट करिए कि हमको ये नेक्स्ट में चाहिए ये चैप्टर, तो यू विल गेट. ओके, सो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो. थैंक यू वेरी मच.